नमस्कार दोस्तों, अभिवादन स्वीकार कीजिए। शुभम तिवारी का स्वागत है आपका इस सीरीज में, जहां हम और आप मिलकर इन ऐसी विचारधाराओं के बारे में पढ़ाई करते हैं जिनके बारे में हम इतिहास में या फिर पॉलिटिकल साइंस में यानी कि राजनीति विज्ञान में अक्सर सुनते रहते हैं, जिसमें हमें समस्या आती है इनको समझने में, तो उसी को आसान तरीके से हम समझते हैं। तो इस सीरीज में हमने सबसे पहले देखा, इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा साम्राज्यवाद के बारे में। साम्राज्यवाद के बाद हमने इसके बारे में पढ़ा कि हम मार्क्सवाद कैसे पहुंचे। मार्क्सवाद के बाद समाजवाद की आगे की अवधारणा, मार्क्सवाद के बाद पढ़ा हमने साम्यवाद। साम्यवाद की और आगे चलकर हमने इसको माओवाद के रूप में पढ़ा, माओवाद के बारे में पढ़ा। तब अब हम एक नई विचारधारा जिसको हम कैपिटलिज्म या पूंजीवाद कहते हैं, तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम। इसका अध्ययन औद्योगिक क्रांति से करते चले आए हैं। मार्क्सवाद और पूंजीवाद दोनों साथ साथ में कंटेम्प्रेरी चलती हैं, ठीक है। तो इसका मेजरली अध्ययन हमने कब किया? मार्क्सवाद के साथ में, या फिर औद्योगिक क्रांति के साथ में, या फिर जब हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात करते हैं हम, या फिर जब एलपीजी जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आया, इसी के साथ में हमने पूंजीवाद की बात की। तो हम मोटा मोटी समझ लेते हैं कि पूंजीवाद होता क्या है। हम इसके प्रमुख तत्वों की बात करेंगे, इसके सिद्धांतों की बात करेंगे। तो एक पहले हम पूंजीवाद के रूप में भूमिका तैयार कर लेते हैं कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उस आधार पर हम चलते हैं। तो सबसे पहले हम पूंजीवाद में जब पढ़ेंगे तो पूंजीवाद में क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम? इसको कैपिटलिज्म भी कहते हैं। तो पूंजीवाद में सबसे पहले हम एक ये बना लेते हैं चार्ट, जिसमें हम पूंजीवाद क्या है ये समझेंगे। बेसिक सी परिभाषा क्या होती है जिसको समझने में हमें आसानी हो। इसके बाद हम इसके प्रमुख तत्व पढ़ लेंगे, फिर हम इनके सिद्धांतों को देखेंगे। पूंजीवाद के सिद्धांत क्या क्या होते हैं। उसके बाद हम पूंजीवाद के प्रमुख लाभ देखेंगे कि इनसे लाभ क्या क्या हुए, और पूंजीवाद की आलोचना के बारे में देखेंगे अंत में हम। तो बेसिकली ये हमने एक मोटी मोटी रूपरेखा बना ली है जिसके माध्यम से हम पढ़ेंगे कि पूंजीवाद क्या होता है। तो सबसे पहले हम आते हैं कि पूंजीवाद क्या है, उसके बाद हम इसके अन्य उस पर जाएंगे। पूंजीवाद एक ऐसी धारणा होती है जिसका सिर्फ और सिर्फ जिसका संबंध उत्पादन प्रणाली से संबंधित होता है। तो इसमें हम देखेंगे कि इसका संबंध उत्पादन प्रणाली से होता है। उत्पादन प्रणाली देखते हैं जब, तो इसमें हम देखते हैं कि पूंजीवाद में उत्पादन प्रणाली निजी स्वामित्व में होती है, निजी स्वामित्व के हाथों में होती है। जो निजी कंपनियां होती हैं उनके पास इसकी उत्पादन प्रणाली होती है, सरकार का इसमें हस्तक्षेप नहीं होता है। तो सबसे पहले उत्पादन प्रणाली निजी हाथों में होती है, ठीक है। इसमें सरकारों का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें जो इनकी आर्थिक निर्णय लेने की क्षमता होती है, आर्थिक निर्णय होते हैं जो इनके आर्थिक निर्णय इनके मांग और आपूर्ति के आधार पर होते हैं। मांग और आपूर्ति के आधार पर इनका निर्णय होता है। इसमें सरकारों का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। इसमें बाजार स्वतः ही जिस हिसाब से उस चीज की मांग हो रही है उस हिसाब से आपूर्ति हो रही है, इसी आधार पर चीजों के प्राइस निर्धारित होते हैं। इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, सरकारी हस्तक्षेप नहीं। तो ये मेजरली हमने देखा कि क्या क्या चीजें होती हैं इसमें, कि क्या होता है। उत्पादन प्रणाली निजी स्वामित्व में होती है, आर्थिक निर्णय मांग और आपूर्ति के आधार पर निर्णय होता है इसका, और इसका मूल उद्देश्य जो देखा जाता है, इनका मूल उद्देश्य क्या होता है? मूल उद्देश्य इनका होता है लाभ कमाना। मूल उद्देश्य ये होता है कि लाभ ज्यादा से ज्यादा किस तरीके से अर्जित किया जा सके। तो मेजरली हमने एक मोटा मोटी समझा कि भाई उत्पादन किस आधार पे होगा, ठीक है। आर्थिक निर्णय किस तरीके से लिए जाएंगे, इसमें सरकारों का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा, ये निजी स्वामित्व की बात रहेगी, ठीक है। और इनके मूल उद्देश्य रहेंगे लाभ कमाने के लिए।
जिससे देश में जीडीपी बढ़े या जिस देश में आर्थिक गतिविधियां बढ़ सके। ये मेजरली चीजें होती हैं जिसको हम पूंजीवाद को आसानी से समझ सकते हैं। अब पूंजीवाद को आसानी से अपन ने समझा, इसकी परिभाषा समझी, और इसके बाद अब हम इसके प्रमुख तत्वों की बात करेंगे। प्रमुख तत्वों की बात करेंगे तब हम इसमें देखेंगे कि इसमें किन किन सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे या किन किन उद्देश्यों के बारे में पढ़ा जाएगा, इस बारे में पढ़ेंगे हम। तो पूंजीवाद के प्रमुख तत्वों के बारे में हम लिखते हैं। तो इसमें सबसे पहले निजी संपत्ति का अधिकार रहता है। निजी संपत्ति का अधिकार रहेगा, निजी संपत्ति रहेगी। इसमें हमने मार्क्सवाद में देखा था कि संपत्ति पर सर्वहारा वर्ग का या समाज का अधिकार रहेगा, और आगे चल के साम्यवाद पर देखा कि उस पर राज्य का अधिकार रहेगा। परंतु पूंजीवाद की जब हम बात करते हैं तो इसमें निजी संपत्ति का अधिकार रहेगा। ठीक है, सबसे पहला हो गया। दूसरी चीज रहेगी कि इसमें मुक्त बाजार रहेंगे, मुक्त बाजार की व्यवस्था रहेगी। इसका मतलब हमने जैसा अभी पढ़ा था कि मांग और आपूर्ति के आधार पर काम करता है। मुक्त बाजार रहेंगे, इसमें किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, सरकारी हस्तक्षेप नहीं होगा। जैसा कि अमेरिका में देखते हैं हम कि बाजार मुक्त रूप से काम करते हैं, सरकारी हस्तक्षेप उनमें बाजार में नहीं होता है। इसीलिए एप्पल कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इतनी बड़ी हो चुकी है। ठीक है, ये मेजरली दो चीजें देखी हमने। ये मुक्त बाजार मांग और आपूर्ति के सिद्धांत पर काम करते हैं। ठीक है, जैसा कि अभी अपन ने इसकी इंट्रोडक्शन में देखा था, ये मांग और आपूर्ति के आधार पर काम करेंगे। ठीक है, अब इसमें तीसरा प्रमुख तत्व रहता है, ये रहता है पूंजी संचय का। पूंजी संचय क्या होता है? पूंजी संचय, इसका अर्थ ये होता है कि जब कोई भी कंपनी अपना लाभ कमाती है तो वह उस पूंजी को बांटने की अपेक्षा संचय करती है, जिससे अन्य उद्योगों का निर्माण किया जा सके, अन्य जगह निर्माण कार्य किए जा सके। अन्य उद्योगों का निर्माण होगा और लोगों को रोजगार मिलेगा, लाभ में बढ़ोतरी होगी, जीडीपी बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी। ये पूंजी संचय का मेन कारण होता है। ठीक है, तो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, ये पूंजी संचय करके अपने मार्केट को एक्सपेंड करती हैं। ठीक है, अपने मार्केट को बढ़ाती हैं। तो ये पूंजी संचय हो गया। और जो चौथा वो रहता है कि श्रम और मजदूरी पर आधारित होना, श्रम का मजदूरी पर आधारित होना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब जो कर्मचारी रहेंगे उनको उनके कार्य का मेहनताना मिलेगा। ठीक है, इसका बेसिक यही रहता है। मतलब इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा मजदूर इसमें जुड़ेंगे तो उनको रोजगार मिलेगा। यही इनकी मुख्य भूमिका रहती है। ये इसके प्रमुख तत्व थे पूंजीवाद के, जिसमें निजी संपत्ति का हक रहेगा, लोगों को निजी संपत्ति का अधिकार, मुक्त बाजार रहेंगे, सरकारी नियंत्रण से मुक्त रहेंगे, पूंजी संचय जिससे अन्य उद्योग स्थापित हो सके और अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी की जा सके। ठीक है, लाभ ज्यादा कमाया जा सके। श्रम का मजदूरी पर आधारित होना। ठीक है, इससे लोग जो कर्मचारी रहेंगे उनको वेतन मिलेगा और उनको मजदूरी के साथ ही रोजगार मिलते हैं। ठीक है, ये बेसिकली हमने इसके प्रमुख तत्व देखे। अब हम बात करेंगे इसके सिद्धांतों के बारे में। सिद्धांतों के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसमें हम जो एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशन है उसकी बात करेंगे। वेल्थ ऑफ नेशन के माध्यम से ही एडम स्मिथ खुले बाजार की बात करता है। ठीक है, इसी के साथ ही वह इनविजिबल हैंड की बात करता है, जो ऐसे हाथ जो दिखते नहीं है, जो मार्केट को संचालित करते हैं। तो सिद्धांत में आइए हम देखते हैं, बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम एडम स्मिथ की। एडम स्मिथ की 1776 में आई बुक, 1776 में आई बुक वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन में ही इन्होंने अदृश्य हाथों का सिद्धांत दिया। अदृश्य हाथों का सिद्धांत, इसमें ये बताते हैं
कि मार्केट स्वतः ही मांग और आपूर्ति सुचारू रूप से चलता है इस आधार पर, ठीक है, कि जिस हिसाब से मांग बढ़ेगी उसी हिसाब से मार्केट उसकी आपूर्ति करेगा। मार्केट में जैसे जैसे मांग बढ़ती जाएगी उसकी आपूर्ति उसी तरीके से होती जाएगी, नई नई कंपनियां आएंगी, ठीक है, जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, ठीक है। इसको इनविजिबल हैंड इंग्लिश में कहते हैं इनविजिबल हैंड पावर, इनविजिबल हैंड थ्योरी। ये एडम स्मिथ की थ्योरी मानी जाती है, जिसको इन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन में दिया था, जिसको अदृश्य हाथों का सिद्धांत कहा जाता है। मतलब मार्केट खुद को ही सुचारू रूप से चलाता रहता है, इसमें किसी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं होती है। परंतु जब हम मार्क्सवाद में देखते हैं, ये सारी चीजें सरकार नियंत्रित करती है, ठीक है। तो ये एडम स्मिथ की पहले सिद्धांत में हम इसकी थ्योरी देखेंगे। और दूसरी थ्योरी आती है, ये पहली थ्योरी है, दूसरी थ्योरी आती है कार्ल मार्क्स की। कार्ल मार्क्स इसके अपोजिट जो शोषण का सिद्धांत है उसकी बात करते हैं, शोषण सिद्धांत की बात करते हैं, ठीक है। शोषण सिद्धांत में वो बताते हैं कि किस तरीके से पूंजीपति लोग या बुर्जुआ वर्ग सर्वहारा का शोषण करता है, ठीक है, सर्वहारा के शोषण की बात होती है। यह इसी सिद्धांत में इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि ये दोनों इंटरलिंक होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो इसके दो प्रमुख सिद्धांत हैं, जिसमें हमने एक एडम स्मिथ का अदृश्य हाथों का सिद्धांत पढ़ा, ठीक है, और इसमें कार्ल मार्क्स के शोषण का सिद्धांत पढ़ा। ये दो सिद्धांत की बेसिकली हम बात करते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम इस वीडियो में कि पूंजीवाद के लाभ क्या क्या होते हैं। पूंजीवाद के लाभ क्या क्या होंगे, पूंजीवाद ऐसा क्या करेगा कि जिससे लाभ होते हैं। पूंजीवादी सबसे बड़ा लाभ यही होता है कि नए नए इनोवेशन होते हैं, ठीक है, मार्केट में कैपिटल बढ़ता है इससे, ठीक है। और सबसे बहुमूल्य चीज ये होती है कि उपभोक्ताओं के पास विकल्प बढ़ते जाते हैं, कि आपके पास ऑप्शंस रहेंगे कि आप क्या क्या ले सकते हो मार्केट से। तो आइए हम बात करते हैं लाभ के बारे में। तो लाभ में हम सबसे पहले देखते हैं कि नवाचार होगा, नवाचार और टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होगा, टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होगा, ठीक है। अब नवाचार और टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट कैसे होगा, जब मार्केट में प्रतिस्पर्धा आएगी तो नई नई चीजों को लाने की प्रतिस्पर्धा लगी रहेगी कि नए नए इनोवेशन होंगे, ठीक है, नई नई तकनीकें आएंगी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज यही देखते हैं हम कि इसमें नवाचार और टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा होगा उत्पादन बढ़ेगा, ठीक है। जब स्वतंत्र रूप से सब काम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पूंजी आएगी मार्केट में, स्वतंत्र रूप से सारे व्यापारी काम करेंगे तो उत्पादन और लाभ में वृद्धि होगी, ठीक है, लाभ में वृद्धि होगी, जिससे अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी, या फिर हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लें कि जीडीपी में वृद्धि होगी। राष्ट्र की अर्थव्यवस्था भी इसी आधार पर बढ़ेगी, ठीक है। तीसरा हम देखेंगे कि उपभोक्ताओं के पास विकल्प ज्यादा रहेंगे, उपभोक्ता विकल्प, ठीक है, इससे उपभोक्ता के विकल्प बढ़ेंगे। ये मेजरली हमने तीन कंसेप्ट देखे कि इसमें क्या क्या रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें हम देखेंगे कि अगर आप सरकारी नियंत्रण से मुक्त होकर व्यापार करते हैं तो आपको व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिलती है कि आपको क्या व्यवसाय करना है, ठीक है, ये सब। तो ये मेजरली बहुत अच्छे लाभ रहते हैं, जिससे हम पूंजीवाद को समझ सकते हैं कि इससे टेक्नोलॉजी या नवाचार आएगा, इससे उत्पादन और लाभ में वृद्धि होगी, क्योंकि आप पूंजी संचय करके अपना व्यवसाय बढ़ाते हैं, ठीक है। इससे उपभोक्ताओं के पास विकल्प मिलते हैं, ठीक है। अगर विकल्प होते हैं तब इसमें कंपटीशन बढ़ता है और इसके रेट्स में भी डिफरेंस आता है, जैसा कि अपन रोजमर्रा की जिंदगी में देख सकते हैं। और आखिरी देखते हैं अपन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता हासिल होती है कि व्यक्ति को क्या व्यापार करना है उससे संबंधित, ठीक है। तो ये मेजरली हमने देखा कि इसके लाभ क्या क्या हो सकते हैं। अब हम जब इसकी आलोचनाओं के बारे में देखते हैं, आलोचना के बारे में देखेंगे, तो आलोचना में सबसे पहले हम जो मार्क्स के शोषण का सिद्धांत रहता है, सबसे पहला तो शोषण होता है लोगों का, ठीक है। शोषण के बाद क्या होता है, आर्थिक असमानता आती है। तो इसके बारे में बात करते हैं हम आलोचनाओं के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे, सबसे पहले शोषण,
इसकी आलोचनाओं में यही रखेगा कि भाई जो पूंजीपति वर्ग है वो मजदूर वर्ग का शोषण करता है, व्यक्ति को 12-12, 15-15 घंटे काम करना पड़ता है ज्यादा मजदूरी के लिए, तो इससे शोषण की प्रकृति बढ़ती है। दूसरे नंबर पर हम देखें तो इसमें आर्थिक असमानता की भावना आती है, ठीक है, आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता इस तरीके से आएगी कि जो पूंजीपति वर्ग है वो अधिक लाभ कमाने के चक्कर में और नए इंडस्ट्रीज या नए व्यवसाय शुरू करता जाएगा, और मजदूर वर्ग मजदूरी करते करते ही रहेगा, ठीक है। इससे और इकोनॉमिक गैप बढ़ता है, ठीक है, पूंजीपति और बढ़ता जाएगा, गरीब और गरीब होता जाएगा, इससे आर्थिक असमानता आती है, ठीक है। तीसरा आता है कि मानवीय मूल्यों का बाजारीकरण। मानवीय मूल्यों का बाजारीकरण, इसका मतलब क्या होता है? मानवीय मूल्यों के बाजारीकरण से अर्थ होता है कि आप शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गया, ठीक है, ये सब चीजें जब इनका बाजारीकरण हो जाता है ये चीजें महंगी होती जाती हैं, ठीक है, मानवीय मूल्य महंगे होते जाते हैं। इसमें शिक्षा लिख लेंगे, शिक्षा आ जाएगा, स्वास्थ्य आ जाएगा, ये सारी चीजें महंगी होती जाती हैं, जिससे जो गरीब तबके का आदमी है या निचले वर्ग का आदमी है उसको समस्याएं बढ़ती जाती हैं। तो ये मेजरली समस्याएं होती हैं मानवीय मूल्यों में। अब और इसमें क्या आता है, इससे बाजार की द्वारा विफलताएं भी काफी देखी जाती हैं। बाजार की विफलताएं क्या होता है इससे? सबसे पहले तो इसमें हम देखते हैं कि बाजार जब बाजारीकरण होता है चीजों का तो इससे पॉल्यूशन बढ़ता है, ठीक है, नई नई फैक्ट्रियां लगेंगी तो पॉल्यूशन बढ़ेगा इससे। और दूसरी चीज देखते हैं हम कि अगर कोई कंपनी है वो स्टेब्लिश हुई है तो धीरे धीरे पूंजीवाद की वजह से वो मोनोपोली करने लगेगी। जैसे अगर अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि पहले भारत में कई टेलीकॉम कंपनीज होती थी, अब भारत में धीरे धीरे टेलीकॉम कंपनीज खत्म होती जा रही हैं। अब सिर्फ और सिर्फ अपन देखते हैं एक तो एयरटेल मिलता है और एक जियो मिलता है। धीरे धीरे जियो अपना वर्चस्व स्थापित करता जा रहा है और एयरटेल धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। पहले वोडाफोन आइडिया था लेकिन वो भी धीरे धीरे लॉस में जा रहा है। रिलायंस होता था और डोकोमो जो भी और कई समय होती थी जो धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। अब इनके बाजारीकरण की वजह से इनकी मोनोपोली होती जा रही है, तो इसमें मोनोपोली का भी डर होता है। मोनोपोली की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि फिर वह बाजार को अपने हिसाब से निर्धारित करने लगते हैं, वो रेट्स अपने हिसाब से डिपेंडेंसी बढ़ाने लगते हैं लोगों की, ठीक है। तो ये मेजरली हमने इसकी आलोचनाएं देखी, इससे शोषण होता है, आर्थिक विषमता आती है, मानवीय मूल्यों का बाजारीकरण हो जाता है और बाजार की विफलताएं देखी अपन ने, जिसमें पॉल्यूशन और ये देखा। अब इसको भारत के परिप्रेक्ष्य से देखें हम, भारत के परिप्रेक्ष्य से जब इसको देखते हैं हम तो 1991 में मनमोहन सिंह द्वारा पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, तब एलपीजी कंसेप्ट लाए, वो एलपीजी कंसेप्ट लाए जिससे हमने अपनी अर्थव्यवस्था को खोला और दूसरे लोगों को हमने भारत में आने का मौका दिया व्यापार करने के लिए। तो जिससे जो एलपीजी कंसेप्ट आया 1991 में, उससे भारत की अर्थव्यवस्था में विकास हुआ क्योंकि हमने अपनी अर्थव्यवस्था को ग्लोबलाइज किया, ग्लोबल स्तर पर बढ़ाया, ठीक है। इससे क्या हुआ, इससे हमारे बाजार खुले, हमने नए नए स्टार्टअप्स लाए, हमने नए नए आईटी सेक्टर्स में कदम रखा, ठीक है। तो एलपीजी कंसेप्ट से इससे फायदा हुआ। पूंजीवाद से फायदा होता है, पूंजीवाद से क्या होता है कि इससे आर्थिक वृद्धि भी होगी, इससे नए नए इनोवेशन भी होंगे, परंतु इसको सीमित मात्रा में, इसको सरकारी नियंत्रण में यूज किया जाएगा। जब जैसे कि भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को मिश्रित रखा। मिश्रित क्यों रखा? अपन चाहते तो समाजवादी बन सकते थे, अपन चाहते तो पूंजीवादी बन सकते थे, लेकिन हमने अपनी अर्थव्यवस्था मिश्रित रखी। मिश्रित अर्थव्यवस्था का यही फायदा है कि व्यापारों की मोनोपोली नहीं हो पाती है, ठीक है, इससे आर्थिक विषमता ज्यादा नहीं बढ़ती है, ठीक है। तो इसी वजह से मिश्रित अर्थव्यवस्था ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये हमने पूंजीवाद को एक थोड़ी समझ बना के समझा, ठीक है। इसमें हमने सारे सिद्धांत, लाभ, आलोचनाएं देखी, पूंजीवाद होता क्या है सबसे महत्वपूर्ण ये समझा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ
वीडियो खत्म करते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।